हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। पिछले क्लास में हमने देखा जेनेटिक्स एक नया चैप्टर ही स्टार्ट किए थे, उसमें अनुवांशिकी के बारे में स्टडी इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, ठीक है, उसके बेसिक्स को जाने ताकि हमको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हमारा ये रहेगा टॉपिक नंबर 1 यानी कि मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में। किसके बारे में? मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में। तो आज का पूरा टॉपिक यही रहेगा कि मेंडल का नियम क्या है, मेंडल कौन कौन से नियम दिया है और उस नियम के सूत्र क्या है। सूत्र भी होते हैं, हाँ, इस नियम के सूत्र भी हैं। ठीक है, तो वो सूत्र लेके भी बताएंगे और नियम को भी बताएंगे स्टेटमेंट करके। ठीक है, एग्जाम में आता है तो उसको कैसे आसानी से डील किया जाए, कैसे इसको आसानी से समझा जाए। ठीक है, तो ठीक है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेंडल के वंशागति का नियम। किसके नियम? मेंडल के वंशागति का नियम। तो मेंडल के वंशागति का नियम क्या है? मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, जो कि आपको भी पता है। ये क्या थे? इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जेनेटिक्स में क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, तो ये अपने उद्यान में घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? उद्यान में घूम रहे थे। ठीक है, तो उद्यान में घूम रहे थे और मटर के पौधे को बड़ी गौर से देखा, तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर को देख पाए, बहुत सारे कैरेक्टर को ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो उनको लगा अरे हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं और जेनेटिक्स के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने उस पर रिसर्च स्टार्ट किया। तो क्या किया, मेंडल ने एक मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया? मटर के पौधे का। ठीक है, उस पर अपना प्रयोग स्टार्ट किया। अपना प्रयोग स्टार्ट किया कब से कब तक? 1856 से लेके 1863 तक। 1856 से लेके 1863 तक, यानी कि 7 साल, टोटल 7 साल। टोटल 7 साल ने मेंडल अपने नियम पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पे। और वो भी कहाँ के मटर के पौधे? उद्यान, बागान, जो बागान होता है ना, उद्यान, उद्यानी मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक काम किया। और ये कब से स्टार्ट किए थे? 1856 से लेके 7 साल ऐड कर दो, उसमें कितना हो जाएगा? 1863। ठीक है, तो मेंडल के इसी में देखें, मेंडल के नियम में उद्यान मटर के पौधों में कितने वर्ष काम किया? 7 वर्ष टोटल वर्ष काम किया। कब से कब तक किया? 1856 से लेके 1863 तक। और संकरण के प्रयोग के, ठीक है, संकरण के क्या किया? प्रयोग किया। अब ये संकरण क्या है? संकरण फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे संकरण क्या होता है किसी को याद है? तो बोलो, रिवीजन करो। ठीक है, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल का दो अलग अलग जाति या दो अलग अलग वंश या दो अलग अलग गुण को लेकर एक साथ उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है, लैंगिक जनन कराया जाता है, और उसके फलस्वरूप जो उसके संतान प्राप्त होते हैं उसी को बोला जाता है कि ये संकरण द्वारा संतान की उत्पत्ति हुई है। कैसे संतान की उत्पत्ति हुई है? संकरण के द्वारा। ठीक है, तो उसी का प्रयोग किया और इसी के आधार पर क्या किया? जीवों की वंशागति का नियम को दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जीवो मेंडल के वंशागति का नियम। ठीक, और मेंडल 3 नियम दिए। इससे रिलेटेड कितना नियम दिए? 3 नियम दिए। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये दिमाग भी लगाना पड़ता है और ये आप लोग का भी सवाल होता है रियल में। क्या क्या सवाल होता है? पहला सवाल, मेंडल ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो आप लोग का सवाल होगा कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया वो मटर के पौधे पर ही क्यों किया और किसी पौधे पर काहे ने किया? आम पे काहे ने किया? बैगन पे काहे ने किया? चना पे काहे ने किया? चना भी तो मटर जैसा है। ठीक है, तो उस पर काहे नहीं किया? तो ये सवाल हो सकता है ना। ठीक है, तो अब इसका आंसर देते हैं। क्या करते हैं? आंसर देते हैं। सबसे पहले आंसर, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? ये क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे में बहुत सारे अलग अलग लक्षण देखे। कैसा लक्षण? विपर्यासी लक्षण। उसको क्या बोला जाता है? विपर्यासी लक्षण। अब ये विपर्यासी लक्षण क्या होता है? जैसे मटर के पौधों में 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण ने देखा। किसने देखा? मेंडल ने देखा। अपने उद्यान में घूम रहा था, मटर के पौधे पर ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि अरे ये तो बड़ा ही असंभव वाली बात है, बड़ा ही अचंभव वाली बात है। कौन सी बात है? सुनिए। एक अकेला मटर के पौधा में
7 अलग अलग प्रकार के विपर्यासी लक्षण होते हैं। कौन कौन से देखो। जैसे मटर के बीजों का रंग क्या हो जाएगा, बीजों का रंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई पीला होगा, कोई हरा होगा, ठीक। उसी तरह से मटर का बीज का आकार, मटर के बीज का आकार, कोई कोई बीज का आकार गोल होगा, कोई कोई बीज का आकार झुर्रीदार होगा। कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। मटर के फूल का रंग, कोई कोई मटर के फूल का रंग बैगनी होगा, देखे होंगे आप लोग खेत में। कोई कोई मटर का रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो ये दोनों विपर्यासी लक्षण है। क्या है, एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण है। और बहुत सारे लक्षण हैं। कोई मटर के पौधे बहुत लंबे होते हैं, कोई बहुत मटर के पौधे के बहुत नाटे होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई लंबे होते हैं, कोई नाटे होते हैं, कोई बीज छोटा होता है, कोई बीज बड़ा होता है। इस तरह के 7 विपर्यासी लक्षण मटर के पौधों में देखा। किसने देखा, मेंडल ने देखा, ठीक है। फिर बात आता है अगला कि बीजों की संख्या अधिक था। और एक रीज़न क्या हो सकता है कि मटर के पौधा का चयन इसलिए किया क्योंकि उसमें बीजों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या थी, बीजों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उसमें अलग अलग भिन्न देखने को मिल रहा था। अगला है वार्षिक पौधा। वार्षिक पौधा क्या होता है, वार्षिक पौधा होता है मतलब एक ही वर्ष में आराम से पूरा इसका जीवन चक्र पूरा हो जाए। जिस पौधे का जीवन चक्र कितना हो, एक वर्ष हो, ठीक है। एक वर्ष में पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता हो। इसका जीवन चक्र कहने से क्या मतलब हुआ कि अभी लगाए मटर के पौधा, उसमें मटर हुआ, सूख भी गया, फिर उसको अब बोने लायक हो गया, ठीक है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया, जीवन चक्र हो गया। तो जो पूरे एक साल में अपने जीवन चक्र को पूरा करे वैसे पौधे को क्या कहते हैं, वार्षिक पौधा। और मटर इसमें ही आता है, ठीक है। अगला है कि मटर उभयलिंग्याश्री होता है। मटर कैसा पौधा है, उभयलिंग्याश्री पौधा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मटर उभयलिंग्याश्री है। हाँ, मटर दोनों तरह के लिंग होते हैं, मटर में दोनों तरह के लिंग पाए जाते हैं। वैसे मटर के पौधे को क्या कहते हैं, उभयलिंग्याश्री। मतलब मटर में क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, दोनों लिंग। मटर के पौधे में दोनों लिंग पाया जाता है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, इसलिए इसको उभयलिंग्याश्री कहा जाता है, ठीक है। तो मटर में इतना सारा खूबी था, तभी तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। और वार्षिक पौधा का चयन क्यों किया ये बताओ। अच्छा, क्योंकि एक ही साल में इसके अलग अलग जीन को, अलग अलग संतान को, अलग अलग पीढ़ी को देख पाया। देखो कितना साल काम किया, 7 साल काम किया, 7 साल में सफल भी हो गया, ठीक है। तो 7 साल तक देख सका, मटर के पौधे के आराम से देख सका। अब यही चीज़ मानव पर अपना था। किस पर अपना था, मानव पर अपना था। तो मानव का एक पीढ़ी देखते देखते 20 साल हो जाता है। जैसे किसी पिता का पुत्र हुआ और वो भी अब बाप बनेगा, तब ना उसके पीढ़ी देखेगा। तो मान लो 20 साल उसका हो जाएगा, फिर उसका होगा, तो ऐसे ऐसे करते करते तो मेंडलवे बूढ़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब मेंडलवे बूढ़ा हो जाएगा तो मर जाएगा। वो दूसरा का कहाँ देख पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो संतान देख पाएगा, उससे ज़्यादा संतान तो नहीं देख पाएगा। लेकिन मटर के पौधे पर अपनाया, ये एक ही साल का था, 3 महीना 4 महीना में ख़त्म हो जाता है, तो इसका अलग अलग संतान देखने को मिलता है। इसलिए इन्होंने वार्षिक पौधे का चयन किया, ठीक है। तो सारा मिला के सभी पॉइंट यही कहता है कि मटर के पौधे में इतना सारा खूबी था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया अपने प्रयोग के लिए। और मेंडल ने यह प्रयोग कब से कब किया, 1856 से 1863 ईस्वी। कितना वर्ष काम किया, 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। किस पर किया, उद्यान मटर पर किया। कब से कब किया, 1856 से 63 पर किया। कितना साल हो गया, टोटल 7 साल हो गया, ठीक है। फिर मटर का पौधा का ही चयन क्यों किया और मटर का दूसरा पौधा क्यों नहीं लिया, इसका भी आंसर मिल गया। अगला है मेंडल का प्रयोग सफल क्यों हुआ। ये भी क्वेश्चन हो सके तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मेंडल का प्रयोग सफल क्यों हुआ। ये तो ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ लिया और क्या क्या इंक्लूड किया जिसके कारण वो सफल हो पाया, ये भी देखो, ठीक है। तो ये नमूना का बहुत विशाल संख्या लिया, बहुत अलग अलग प्रकार का नमूना लिया, भिन्न भिन्न टाइप का नमूना लिया। ऐसे कराया, ऐसे संकरण कराया, 100 परागण कराया, बहुत सारा नमूना सैंपल होता है ना, सैंपल, बहुत सारा सैंपल लिया मटर के पौधे का, बहुत सारा सैंपल लिया। दूसरा है सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितीय तर्क स्तरों पर, मतलब गणितीय तर्क शास्त्रों पर, मतलब इसमें गणितीय भी यूज किया गया, मैथमेटिकल टूल भी यूज किए गए। कौन से मैथमेटिकल टूल, रेशियो, क्या यूज किया गया, रेशियो। रेशियो बोले तो हिंदी में अनुपात, क्या, अनुपात। तो इसमें अनुपात का भी यूज किया गया, जैसे फिनोटाइप जीनोटाइप बताए थे ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी होगा कि फिनोटाइप एक रेशियो बताएं,
जीनोटाइपिक रेशियो बताएं, ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आगे बताएंगे। ठीक है, आगे है जीव विज्ञान की समस्याओं का समाधान। इन्होंने इस पर करके बहुत सारे जीन विज्ञानों की बहुत सारे क्वेश्चन को, बहुत सारे सवालों के घेरे को, बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया, ये सफल हुए। ठीक है, ये भी एक वजह रहा। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखेंगे मेंडल के 3 नियम के बारे में। किसके बारे में? मेंडल के 3 नियम के बारे में। मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। जब वो प्रयोग कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने अलग अलग चीज़ों देखा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यार ऐसे कराते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये नहीं होता है तो क्या होता है, ये होता है तो क्या होता है, बहुत सारा सवाल। ठीक है, तो उसी के आधार पर मेंडल ने क्या किया, 3 नियम को दिया। कितना नियम को? 3 नियम को। कौन कौन सा नियम था? पहला है प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो ये हो गया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया प्रभाविता का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियम बताए। अब ये तीनों नियम के बारे में समझेंगे कि नियम आखिर कहता क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्या कहता है ये नियम। ठीक, सबसे पहले देखेंगे प्रभाविता के नियम के बारे में। किसके बारे में? प्रभाविता के नियम के बारे में। इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको पहले अपना वर्ड में समझो। कैसा वर्ड में? अपना वर्ड में, एकदम देहाती लैंग्वेज बारे में। ठीक है, पूरा अपना तरीके से कि इसको कैसे समझा जाए, मोटा मोटी इसको कैसे समझा जाए प्रभाविता के नियम को। तो इसको इस तरह से समझो कि मान लो कोई बलवान आदमी है। क्या है? कोई बलवान आदमी है, वो कमज़ोर आदमी को सताता है कि नहीं? सताता है कि नहीं? सताता है, बिल्कुल सताता है। तो वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना क्या कर रहा है? लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए कौन सा लक्षण प्रभावित कर रहा है? मजबूती का लक्षण प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बलवान है, बहुत ही मजबूत है। तो कमज़ोर लोगों को क्या करता है? परेशान करता है। यानी कि वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तभी तो उसको परेशान कर रहा है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मोटा मोटी? या ऐसे समझ लो कोई अमीर आदमी है तो गरीब आदमी को सता रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अमीर आदमी जो है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रभाविता का नियम भी यही कहता है। ये अपना भाषा में समझाएं, बाकी ये जो मेंडल क्या क्या कहना है इसमें देख लो, मोटा मोटी वही कहना है। ठीक है, उसका अर्थ वही है। प्रभावी तथा अप्रभावी के 2 लक्षण ले लिए। ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी के 2 लक्षण ले लिए। कोई भी पौधा का प्रभावी तथा अप्रभावी 2 लक्षण ले लिए। देखो यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी 2 वर्ड आया ना। अब बताइए, जब हम प्रभावी और अप्रभावी के बारे में पहले वीडियो में नहीं बताते तो अभी पढ़ाते वक्त प्रभावी और अप्रभावी के बारे में आपको पता होता? नहीं होता। इसीलिए जेनेटिक्स पढ़ने में बोरिंग लगता है। इसीलिए बेसिक हमने पहले ही पढ़ाया, पहले ही लेक्चर में, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाई यूज होगा उसको पहले ही आपको बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर यूज हुआ कि नहीं, प्रभावी और अप्रभावी। अब कोई सवाल नहीं करेगा कि प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है, क्योंकि पहला वीडियो में वो यही सब बताया गया है कि आगे नहीं बताएंगे और आगे इसका यूज होगा। ठीक है, तो पहला वीडियो देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही सब समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रभावी क्या था? प्रभावी को डोमिनेंस बोलते थे और इसको रिसेसिव बोलते थे। मतलब डोमिनेंस को किससे सूचित करते थे? कैपिटल वाले से, याद करो। और रिसेसिव को किससे सूचित करते थे? स्मॉल से। किससे? स्मॉल से। तो स्मॉल जीन से जिसको सूचित किया जाता था उसको अप्रभावी लक्षण बोलते थे, और कैपिटल जीन से जिसको प्रभावित किया जाता था उसको प्रभावी लक्षण बोलते थे। याद है ना? ठीक, इसको इंग्लिश में डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। ठीक, और इसको रिसेसिव। ठीक, आगे है प्रभावी और अप्रभावी 2 अलग अलग गुण ले लिया। ठीक है, अब इसके बीच संकरण कराया। क्या कराया? संकरण कराया। संकरण क्या है बता दिए। 2 अलग अलग जीन को ले लेता है, उसके बीच लैंगिक जनन करवाता है और उसके दौरान संतान की उत्पत्ति होती है। तो मेंडल ने भी ऐसे किया, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को ले लिया और क्या किया? संतान उत्पत्ति किया। ठीक है, आगे देखो, तो उन्होंने देखा
कि प्रथम पीढ़ी के सारे संतान, प्रथम पीढ़ी जो भी हुआ, दो अलग अलग संतान, दो अलग अलग प्रभावी अप्रभावी को मिलाया और उसके जो प्रथम पीढ़ी हुआ, प्रथम पीढ़ी का माने मतलब जो भी दोनों का बच्चा होगा, जो भी दोनों का संतान होगा, सर्वप्रथम संतान, उसको प्रथम पीढ़ी बोलेंगे। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के सारे संतान में क्या देखा गया, प्रभावी वाला गुण दिखाई पड़ता है। कौन सा गुण दिखाई पड़ता है, प्रभावी वाला गुण दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रभावी अप्रभावी दोनों के बीच संकरण करा रहा है, ठीक है, लेकिन संतान में कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, प्रभावी वाला गुण। कौन सा गुण, प्रभावी वाला गुण। इससे क्या समझ में आता है कि प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, प्रभावी क्या कर रहा है, अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और अप्रभावी वाला नए लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको ऐसे तो समझाए थे कि कोई मान लो मजबूत आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी है, वो दोनों में लड़ाई किया जाए तो कौन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, मजबूत वाला। तो वही तो मजबूत वाला अपना लक्षण क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लेना। और बाकी इसको सूत्र से भी समझाया जा सकता है, किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। तो आगे इस तीनों के पढ़ाने के बाद सूत्र के द्वारा भी समझा देंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट वाइड है तो ऐसे है, कॉपी में लिख लीजिएगा और थोड़ा सा जगह भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम के बारे में। किसके नियम के बारे में, दूसरे नियम के बारे में। युग्मकों की शुद्धता या कारकों के पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, तीनों कहीं भी लिखा रहे तो ये एक ही है। क्या है, तीनों एक ही है। ठीक है, नहीं तो घबरा नहीं जाना है कि कहीं पर पृथक्करण का नियम लिखा हुआ है तो हम खाली यही पढ़ाएं, नहीं, इसलिए तीनों लिख दिए। एग्जाम तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, या तो पूछ दे कि मेंडल के युग्मकों की शुद्धता का नियम के बारे में बताएं, या पूछ देगा कारकों के पृथक्करण के नियम के बारे में बताएं, या पूछ देंगे मेंडल के विसंयोजन के नियम के बारे में बताएं। ठीक है, तो तीनों नाम जानना जरूरी है, पता नहीं कौन पूछ दे। ओके, ठीक है, तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करके जाओ ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसी को कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए अब समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है पृथक्करण का हिंदी होता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का हिंदी होता है अलग अलग होना। सेग्रीगेशन का हिंदी क्या होता है, अलग अलग होना। नाम से ही पता चल रहा है, पृथक्करण, पृथक कर दो, अलग कर दो, क्या कर दो, अलग कर दो। ठीक है, तो कोई जब भी इसमें कोई युग्मक बनता है या जब भी कोई कारक बनता है तो आधा आधा अलग हो जाता है। क्या होता है, आधा आधा अलग हो जाता है। अभी जो कराया था ना, प्रभावी अप्रभावी कराया, प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित किया, तो उसमें क्या देखा, युग्मक क्या हुआ, आधा आधा अलग हो गया। क्या हो गया, आधा आधा युग्मक क्या हो गया, अलग हो गया। इसको सूत्र द्वारा भी समझाएंगे लेकिन इसके बाद। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लो। ठीक, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, जब दो लक्षण को लेकर एक साथ संकरण कराया तो दोनों लक्षणों के जीन क्या हुए, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए। क्या हो गए, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, नाम से ही पता चल रहा है। क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। दो लक्षण को एक साथ, दो लक्षण को एक साथ संकरण कराया तो दोनों लक्षण के जीन क्या हुए, स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। इसको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप स्वतंत्र रूप से क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसके बाद बताएंगे इस तीनों के सूत्र के बारे में। किसके द्वारा, सूत्र के द्वारा। इस तीनों नियम को समझाएंगे सूत्र के द्वारा कि आखिर क्या क्या हो रहा है। प्रभावी लक्षण कौन सा लिया, अप्रभावी लक्षण कौन सा लिया, यहाँ पर दो लक्षण कौन सा लिया, युग्मक आधा आधा कैसे बढ़ रहा है, इसके सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे मेंडल के तीनों नियम सूत्र से। किससे, सूत्र से। पहले तो परिभाषा देख लिए कि क्या कह रहा था वो नियम। ठीक है, अब देखेंगे सूत्र से कि कौन कौन से लंबा जीन ले रहा था, कैसा ले रहा था, प्रभावी या अप्रभावी कैसा लक्षण ले रहा था, कैसे संकरण करा रहा था, कौन सी संतान की उत्पत्ति हो रही थी, सब देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझ में इसमें आ जाएगा, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले था प्रभाविता का नियम। क्या था, प्रभाविता के नियम। इसमें क्या बताए थे, कैसे इसको समझाए थे, अभी अभी समझाए थे इसको
कि कोई मजबूत आदमी है और कमज़ोर आदमी है, तो दोनों को भिड़ाया जाए तो किसका लक्षण दिखेगा वहाँ पर? मजबूत आदमी का लक्षण दिखेगा, वो कमज़ोर वाले को मार के घोल्टा देगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर था कि अगर जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिया जाए तो संतान में कौन से लक्षण दिखाई पड़ता है? प्रभावी वाला लक्षण दिखाई पड़ता है, अप्रभावी वाला लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अपना गुण दिखा रहा है। ठीक है, बड़ा होने का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसे भी समझ सकता है। तो देखो क्या किया, मटर के पौधे का लिया, 2 लंबा पौधा लिया। क्या लिया? शुद्ध लंबा पौधा। कैसा लंबा? शुद्ध लंबा पौधा। तो मटर का 2 शुद्ध लंबा पौधा लिया, मतलब कि इसमें कोई नाटा का चांस ही नहीं है, 100% लंबा है। क्या है? लंबा है। ठीक है, अब लिया शुद्ध बौना। क्या लिया? शुद्ध बौना। तो एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। अब इसको हम कैसे पता करें कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है? तो हम बता चुके थे कि प्रभावी वाले को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अप्रभावी वाले को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो टी का है लिखे, यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टी इसलिए लिखे, टी से टॉल होता है। क्या होता है? टी से टॉल। टॉल माने लंबा, तो उसी के आधार पर लिया गया। ठीक है, तो टी को बड़ी टी कर दिया मतलब प्रभावी है, छोटा टी कर दिया मतलब अप्रभावी है, इस तरह से लिया गया। ठीक है, तो प्रभावी को दिखाना हो तो लंबा है तो डबल टी दे दिए। क्यों? क्योंकि टी से लंबा को दर्शाना है। तो 2 बड़ी टी दे दिए, कैपिटल टी दे दिए, क्योंकि प्रभावी को दर्शाना है। और अप्रभावी को दर्शाना है तो 2 बौना टी, मतलब छोटा छोटा टी दे दिए, स्मॉल लेटर वाला टी दे दिए। ठीक है, तो ये प्रभावी लक्षण हो गया, ये अप्रभावी लक्षण हो गया। ठीक है, अब दोनों के बीच संकरण कराए। क्या कराए? संकरण कराए, यानी कि क्रॉस कराए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए। तो इसके दौरान जो संतति प्राप्त हुआ, क्या हुआ? संतति प्राप्त हुआ। देखो, एक टी ये वाला आ जाएगा और एक टी ये वाला आ जाएगा। तो मतलब कि बड़ी टी और छोटी टी दोनों आएगा, बड़ी टी और छोटी टी दोनों आएगा। ठीक है, संतान में दोनों आएगा। लेकिन जब देखा मेंडल ने, किसने? मेंडल ने देखा कि पहला पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी हुआ ये, एक ही पीढ़ी तो अभी कराए हैं संतति। ठीक है, एक ही पीढ़ी तो संकरण कराए हैं। तो पहला पीढ़ी में क्या देखा? जितना भी संतान आया, जितना भी पौधा आया, सब कैसा था? लंबा था। कैसा था? लंबा था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लंबा वाला अपना गुण दिखा रहा है। क्या कर रहा है? लंबा वाला अपना गुण दिखा रहा है, मतलब कि ये प्रभावी वाला गुण दिखा रहा है। प्रभावी है ये, है कि नहीं? तो लंबा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभावी वाला गुण दिखा रहा है। तो प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है? लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसी को तो बोलेंगे प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। ठीक, अब आगे देखेंगे पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। इसको कैसे समझाए थे कि युग्मक क्या होता है? पृथक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, देख लो, तो ले लिया प्रभावी अप्रभावी। ठीक है, क्रॉस कराया तो टी आया, इधर भी आया था अभी। ठीक है, अब क्या किया, इसके दौरान जितने संतान पैदा हुए, जितने संतान उत्पत्ति हुए, सभी कैसा था? लंबा था, सभी लंबा था। अब ऐसा बहुत सारे संतान को बना लिया और उसमें 100 परागन करा दिया। क्या करा दिया? 100 परागन करा दिया। तो देखो उसमें युग्मक कैसे जा रहा है? ये तो युग्मक ही हो गया। क्या हो गया? युग्मक के रूप में हो गया। युग्मक कैसे अलग अलग हो रहा है? देखो, तो एक बड़ा टी ले लिए, एक छोटा टी ले लिए, एक बड़ा टी और एक छोटा टी ले लिए। ठीक है, और दोनों को क्रॉस कराओ। क्या करो? सेल्फ क्रॉस। देखो, एक बड़ी टी और यहाँ टी है। ठीक है, दोनों को मिला दो। क्या हो गया? 2 को बड़ी टी हो गया कि नहीं? हो गया। ठीक, आगे क्या होगा? देखो, एगो बड़ी टी अवरी क्या है? एगो छोटी टी। तो एगो बड़ी टी एगो छोटी टी, एगो बड़ी टी एगो छोटी टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, अवरी क्या लेना है? एक छोटा टी लेना है, और ये पहला वाला बॉक्स है तो ये पहला वाला लेना है। ठीक है, तो छोटा टी और बड़ा टी लेना है। देखो, एगो छोटा टी और एगो बड़ा टी लिए हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, एक छोटा टी है और दूसरा नंबर देखेंगे। पहला तो हो गया, दूसरा नंबर देखेंगे तो एक छोटा टी और यहाँ भी एक छोटा टी है, तो 2 छोटा टी हो गया। ठीक है, तो इससे दौरान क्या पता चलता है कि युग्मक क्या हो गया? अलग अलग हो गया। क्या हो गया? युग्मक अलग अलग हो। कैसे अलग हो गया? देखो, एक टी और टी था तो कैसे आ गया? ये कैसा आ गया? ये कैसा आ गया? ये कैसा आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि युग्मक क्या हो गया? अलग हो गया। कारक क्या हो गया? अलग हो गया। जो था वो नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया पृथक्करण का नियम। क्या हो गया? पृथक्करण का नियम। अब अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या बताए थे? इसमें बताए थे कि 2 अलग अलग लक्षण लिया जाता है इसमें। प्रभावी या प्रभावी तो रहेगा, लेकिन 2 अलग अलग लक्षण, जैसे
मटर का पौधा का लिया पीला और गोल, बताए थे नहीं कि मटर का पौधा पीला भी होता है और गोल भी होता है, ठीक है। तो दो अलग लक्षण हुआ कि नहीं, मटर का बीज पीला है एक एक लक्षण हो गया, मटर का बीज गोल है दो लक्षण हो गया, ठीक है। तो दो अलग अलग लक्षण लिया, फिर ठीक है, दो लक्षण इधर हो गया, दो लक्षण उधर भी लिया। अभी क्या लिया, एक था मटर का पौधा हरा, क्या था हरा, और एक था मटर का पौधा झुर्रीदार, क्या था झुर्रीदार। तो ये हरा और झुर्रीदार जो ये अप्रभावी वाला है, कैसा वाला है, अप्रभावी वाला है। लेकिन ये जो पीला है और गोल है ये कैसा है, प्रभावी वाला। तो अभी बताए थे कि जब जहाँ भी प्रभावी आएगा उसको बड़ा लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, देखो कैपिटल से लेटर लिखा हुआ है। अप्रभावी गुण को दिखाना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अब ये दोनों के बीच फिर से क्रॉस करवाया, क्या करवाया, क्रॉस करवाया, क्रॉस करके देखा, क्रॉस करके देखा तो क्या पता चला कि इसमें पीला और गोल प्राप्त हुआ। कैसा बीज प्राप्त हुआ, कैसा संतान प्राप्त हुआ, पीला और गोल। कैसे पता चला हमको कि पीला और गोल प्राप्त हुआ, देखो बाई से क्या होता है येल्लो, बाई से येल्लो ही लिया, ठीक है। और हरा लेना है तो अप्रभावी है, इसको छोटा बाई कर दिया। जिस तरह से इसमें टी से लंबा हो रहा था टॉल, अब दोनों को दिखाना था तो छोटा टी। उसी तरह से पीला है तो बड़की बाई और हरा है तो छोटकी बाई। जी नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लिखता था और अच्छा रहता है, रचन हाँ रहता है, लेकिन कोई बात नहीं लिख सकता है, लेकिन मेंडल ऐसे किया था, ठीक है, उसके सूत्र के बारे में बता रहे हैं। तो बाई को पीला लिया, येल्लो होता है इंग्लिश, तो बड़ी बाई लिया तो प्रभावी हो गया, पीला रंग बता रहा है बड़ी बाई, और छोटा बाई क्या बता रहा है, हरा रंग। तो देखो इसके दौरान जो प्राप्त हुआ, इसके दौरान प्राप्त जो हुआ ये कैसा हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं पीला और हरा, पीला और हरा, अरे यार पीला और गोल, पीला और गोल प्राप्त हुआ। कैसे, क्योंकि ये बड़ा वाला है, प्रभावी वाला है, और ये कैसा है, प्रथम पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, कैसा है, F1 जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है। तो क्या बताए थे कि प्रथम पीढ़ी के दौरान सारे संतान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी के सारे संतान क्या हुआ, प्रभावी वाला गुण दर्शाया। याद है ना प्रभाविता का नियम, प्रभावी क्या करेगा, अपना गुण दर्शाएगा। तो प्रभावी में क्या है, पीला है, तो पीला वाला गुण दर्शाएगा, ठीक। और एक लक्षण और है, ये भी कैसा दर्शाएगा, गोल वाला दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा, गोल वाला। लेकिन अप्रभावी वाला अपना लक्षण दिखा रहा है, देखो तो इसमें अप्रभावी वाला है लेकिन ये अपना लक्षण नहीं दिखा रहा है। जिस तरह से सभी पौधा क्या हो गया था, लंबा हो गया, इसका मतलब प्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा था, प्रभाविता का नियम, प्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। लेकिन इसमें स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहता है कि दो अलग अलग लक्षण जब हम लिए तो इसमें क्या हुआ, प्रभाविता अपना लक्षण दिखाए, प्रभाविता का नियम हुआ, ठीक है। लेकिन आगे देखो, आगे जब सेल्फ क्रॉस कराया तो ये सब प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसा बीज प्राप्त हुआ, कैसा कैसा देखो। ये क्या हो गया, इसको पढ़ना जानो तो, इसको पढ़ना जानो तो, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पीला और गोल, शुद्ध पीला और गोल। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है पीला और गोल। तो बड़ा बाई क्या बता रहा है, पीला बता रहा है, बड़ा आर क्या बता रहा है, गोल बता रहा है। ये क्या हो गया, ये तो इसको पढ़ो तो, ये छोटा बाई है तो छोटा बाई तो अपना गुण दर्शाएगा नहीं, ठीक है। तो छोटा बाई हो गया तो इसको पढ़ेंगे तो छोटा बाई को क्या बोलेंगे, हरा, क्या बोलेंगे, हरा। लेकिन बड़ी आर है, बड़ी आर है तो क्या हो गया, गोल, क्या हो गया, आर से राउंड होता है, राउंड से गोल होता है, ठीक है। ये हो गया हरा और गोल, लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया पीला और गोल, क्या हो गया, पीला कौमा गोल, ठीक, पीला हो गया और गोल हो गया। ये क्या हो गया बताओ, हरा और गोल। ये क्या हुआ, इसको बताओ, ये हो गया बाई है तो पीला और छोटा आर है, इसका मतलब झुर्रीदार। इसको पढ़ो तो, इसको, ये हो गया क्या, हरा झुर्रीदार, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा प्राप्त हुआ। तो स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या हुआ, इसमें स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो गए। देखो कैसे स्वतंत्र रूप से युग्मक चल गया, आराम से चल गया अपने आप, कोई करने की जरूरत नहीं है। देखो तो इसमें ऐसा था पीला और गोल, ठीक है। और देखो कौन कौन सा लक्षण लिया,
ठीक है। लेकिन देखो तो कैसा आ गया, पीला गोल भी आ गया, हरा गोल भी आ गया। हरा गोल था, हरा गोल लक्षण लिए थे, नहीं लिए थे, लेकिन हरा गोल आ गया कि नहीं, आ गया। पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार लिए थे हम, नहीं लिए, लेकिन पीला झुर्रीदार आ गया कि नहीं, तो स्वतंत्र रूप से हो गया अपने आप, ऐसा संतान अपने आप प्राप्त हो गया। ठीक है। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि प्रभाविता अपना लक्षण दिखावे, और पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि आराम से अलग हो जाता है, युग्म क्या होता है, अलग हो जाता है। और स्वतंत्र अभिव्यंजन का क्या कहता है कि लक्षण आराम से स्वतंत्र रूप से एक दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।